बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पहले ही जान चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 6244 के बाद फिर से एक नई वैकेंसी आ रही है। इसमें पीएससी के लिए पद हैं और स्पेशल फोर्स के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, जेल वार्डन के लिए और पांटून कमांडर के लिए, सभी के लिए कुछ पद दिए गए हैं। और एक बेहतरीन चांस है जिनका 6244 में नहीं हुआ है या फिर जो किसी भी कारण से उस परीक्षा को नहीं क्वालीफाई कर पाए थे या नहीं फॉर्म भर पाए थे। तो इसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हिंदी में ये प्रयास करिएगा 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अब हिंदी में सबसे पहला चैप्टर आता है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। एग्ज़ाम के समय 2 मिनट में आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं जब आप पहले से नोट्स बनाए रखेंगे। नहीं तो आप फिर से वही भाग दौड़ करेंगे बिना नोट्स के। बिना नोट्स के आप लोग परेशान हो जाएंगे परीक्षा के समय। ठीक है, शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण को हम इस तरीके से विभाजित करेंगे कि 33 स्वर हो गए प्लस 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, ड ढ और 2 आगत हो गए, 4 संयुक्त वर्ण हो गए। तो यहाँ पे देखिए इनकी भी सर्जरी करेंगे। 11 स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ह्रस्व दीर्घ, और 33 व्यंजन को विभाजित करेंगे स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, इन सभी के रूप में विभाजित करेंगे। संयुक्त व्यंजन अलग से होते हैं, छत्रज्ञ, स्र, और 2 आगत हो गए, ज फ क ख ज फ, जिसमें आगे नुक्ता लगा रहता है। तो अब देखिए स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 4 स्वर ह्रस्व हो गए और 7 दीर्घ हो गए। साथ ही साथ प्लुत एक स्पेशल वर्ण होता है जिसे ओ में उपयोग किया जाता है। या किसी को दूर से बुलाने में बुलाए फलाने, ढकाने, इस तरीके से बुलाया जाता है ना किसी को। तो देखिए व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें एक हो गया संघर्ष, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म, 3 भागों में विभाजित हो गया। अब देखिए संयुक्त और द्वैत व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त तो क्या हो गए, क्षत्रज्ञ और स्र। ठीक है, स्र हो गया। इसके अलावा द्वैत व्यंजन क्या होते हैं, जैसे 2 वर्ण, जो 2 व्यंजन साथ में आते हैं, जैसे बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, जच्चा हो गया, सच्चा हो गया, पक्का हो गया। तो ये सभी द्वैत व्यंजन हो जाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी वर्णमाला इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिपि कौन सी है हिंदी के लिए? देवनागरी। भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, और ये स्वर और व्यंजनों में बटी हुई है। अब स्वर कुल 11 हो गए, जिसमें ह्रस्व हो गए, ह्रस्व स्वर 4 हो गए, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। याद रखिएगा, री ह्रस्व स्वर में आता है, अ ई उ री ह्रस्व स्वर में आता है। इसके अलावा 7 दीर्घ व्यंजन हो गए। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर के दुगुना। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनमें ह्रस्व की तुलना में दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है। अब यहीं आ जाए प्लुत, तो ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है प्लुत में। और जैसे जैसे ओम, दूर से किसी पुकारने में, मंत्रों के उच्चारण में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि दूर से पुकारने में ए फलाने, तो इस तरीके से उपयोग किया जाता है। अब देखिए जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जिनमें अग्र स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर, मध्य स्वर, और अग्र, मध्य और पश्च, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। और आप याद रखिएगा मध्य में सिर्फ और सिर्फ अ आता है, अग्र में आता है ई, ए, ऐ, बाकी जो शेष बचते हैं वो आपके पश्च में आ जाते हैं। अब व्यंजन को 33 व्यंजनों की संख्या 33 है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अब इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों को कैसे याद रखेंगे? क, च, ट, त, प, कचट तप। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये तो आपको बचपन से ही याद होगा, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनकी भी सर्जरी करेंगे। जैसे य और व हो गए और स्वर। र हो गया आपका लुंठित वर्ण। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? र, ल नहीं होता, लुंठित र होता है। ल तो पार्श्व व्यंजन होता है। अब ऊष्म व्यंजन स, स, ह, ये ऊष्म होते हैं, क्योंकि इनमें बोलने में ज़्यादा
घिसाव होता है। ठीक, अब देखिए संयुक्त और द्वैत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब छ को छ किन किन वर्णों का संयुक्त है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि वर्णों का संयुक्त, व्यंजनों का संयुक्त या फिर वर्णों का संयुक्त। क, स, अ। छ जो है क, स, अ में आता है। तो अब देखिए क के बाद दूसरा वर्ण कौन सा आता है? दूसरा व्यंजन कौन सा आता है? छ आता है। क के ये किसके बाद आता है? छ किसके बाद आता है? क के बाद आता है। हालांकि क, ख, ग, घ पढ़ते हैं लेकिन क के बाद ये आता है। त्र, त और र से बना है। ज्ञ, ये ज और ञ से बना है। ज और ञ से, ये देखिए ज की तरह बना हुआ है ना, ज और ञ से। श्र, सीटी वाला स और र से बना हुआ है। द्योतक व्यंजन जो समान व्यंजनों की पुनरावृत्ति से बनता है, जैसे बच्चा, कच्चा, जच्चा, सच्चा, दद्दा, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए कुछ अतिरिक्त चिन्ह हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में नासिक ध्वनि का उपयोग किया, जैसे अन, और विसर्ग में ह की ध्वनि आते हैं, जैसे अह। ठीक, अन, अह, अनुस्वार और विसर्ग हो गए। अब देखिए इनको अगर चार्ट फॉर्म में देखें तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। 11 में ह्रस्व अ, ई, उ, री। दीर्घ कितने हो गए? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष ध्वनियाँ ली और री, ये स्वर में इनकी गणना अलग से की जाती है। व्यंजन, व्यंजन देखिए तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यंजन हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और 25 को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। अभी इनके बारे में बताए हैं। उस व्यंजन स, ख, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। श्र संयुक्त व्यंजन आता है, श्र संयुक्त व्यंजन आता है, बार बार ध्यान रखिए। ठीक, अब विशेष चिन्ह, अनुस्वार और विसर्ग, जो भी हम बताया वही आप चार्ट फॉर्म में है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में उपयोगी पॉइंट हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। तो स्वर को बोलने में, स्वर को उच्चारण करने में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता और इन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं होती। ये सिर्फ अपने, जैसे अ है तो अ हो गया, सिर्फ स्वर है। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ। और जिनमें इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे ह्रस्व स्वर कौन से? अ, ई, उ, री। मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। जो ह्रस्व है वही मूल है। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 7। अब इनमें भी दीर्घ संधि स्वर हैं, जिनका संधि से ये बने हुए हैं, जैसे आ, ई, उ। इनका निर्माण संधियों से, 2 स्वरों की संधि से इनका निर्माण हुआ है। ठीक, और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर 2 अलग अलग, ये दीर्घ स्वर क्या है? 2 समान स्वरों के निर्माण, स्वरों के मिलन से बने। 2 समान स्वर से क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर। और 2 अलग अलग स्वरों से बनते हैं संयुक्त स्वर। ऐ, अ और ई से बना है। अ और ई से क्या बना है? ए। अ और बड़ी ई से ई बना है, ऐ बना है। अ और ओ से बना है ओ। इसी तरीके से अ भी बना है। आगत स्वर क्या है? आ, जैसे पॉल हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरीके से आगत स्वर होते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, डॉक्टर। ये आगत स्वर हो गया, इसे अंग्रेजी से लिया गया है। अग्र स्वर, देखिए अभी 3 भागों में विभाजित किए थे स्वर को जीवा के आधार पे, तो इनमें अग्र स्वर हो गया। अग्र स्वर ई, ए, ऐ। मध्य स्वर हो गया अ। पश्च स्वर हो गया जो बाद में आते हैं, आ, उ, ओ, औ और जो डॉक्टर वाला आ होता है वो। ये महत्वपूर्ण है समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और विवृत, अर्ध विवृत। ठीक,
ये याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनको कैसे याद किया जाए? समृद्ध स्वर, समृद्ध को याद रखिए सुई से। जब कोई सुई लगाता है तो क्या कहते हैं? उई, सुई, उई। इस तरीके से क्या लिखते हैं? सुई को सुई। तो सुई में क्या हो गया? स से समृद्ध हो गया, ऊ से ऊ की ऊ हो गया, ई से ई हो गया, तो सुई। इसको डिलीट कर दीजिए, क्या हो गया? सुई। ठीक। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध में क्या कहें? अर्ध समृद्ध में ओए, अर्ध समृद्ध में ओए। ठीक। तो जैसे किसी को सुई लगाना हुआ तो सुई लगा दिए, सुई। अर्ध समृद्ध में ओए। विवृत में आए, विवृत में आ और ए, विवृत में आ और ए। अर्ध विवृत में बाकी जो बच्चे ए, ओ और आ। ठीक है। अब वृत्तिमुखी, वृत्तिमुखी मतलब जिसको बोलने में होंठ गोले हो जाए, ओ, औ, ऊ, डा, औ, तो इस तरीके से। अब देखिए आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी कौन कौन से हो गए? अ, आ, ई, ए। जो अ, ई, ए पढ़ते हैं, आगे के 6 क्या हो गए? आवृत्तमुखी। और बाद के क्या नाम है कि 5 वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी 6, 5, 11 हो गए, तो 6 आगे आवृत्त और 5 पीछे वृत्तमुखी हो गए। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर समृद्धमुखी में आप ऐसा याद रखिए कि जैसे अ, आ, ई, ऊ करते हैं, आ छोड़ दीजिए, आगे के 2 छोड़ दीजिए, बाद के 4 ले लीजिए, ये हो गया समृद्धमुखी। और क्या नाम है कि बाद में ये एओ को याद कर लीजिए, ओए, अर्धमुखी, अर्ध समृद्ध ओए, और विवृत आए, अर्ध विवृत अ, ए, ओ, आ। इस तरीके से याद कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ 2 या 2 होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्ष किससे बना है? छ किससे बना है? तो क और स से बना है। अगर इसको भी विभाजित करें तो आधा ये हो जाएगा स और अ हो जाएगा। ठीक। त्र किससे बना है? त और र से बना है। ज्ञ किससे बना है? ज और य से बना है। स्र किससे बना है? स और र से बना है। ठीक है। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? आगत व्यंजन में जिनमें आगे नुक्ता लगा हो उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। ये विदेशी भाषाओं से इनको लिया गया है। जैसे कि हो गया को, को, खो। जैसे फारसी बोलते हैं, अरबी लोग ज़्यादातर बोलते हैं इस तरीके की भाषा को। इनमें खरास टाइप का होता है, ज, घ, फो, तो इनमें संघर्ष ज़्यादा होता है। ये आगत व्यंजन होते हैं। अर्धस्वर, अभी हमने बताया कि अर्धस्वर य और व होते हैं। अर्धस्वर य और व होते हैं। लुंठित र होता है, पार्श्विक व्यंजन ल होता है। ऊष्म संघर्षी स, स, ह। उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ। ड, ढ को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनको एक साथ देखेंगे। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनको एक साथ देखेंगे। अघोष, सघोष, यही चार्ट था एक चार्ट। हाँ देखिए ये हो गए अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अघोष में पहला 5 वर्ण जो है, 5 वर्ग हैं,
हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। बाकी जो 3 बचे शेष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष होते हैं। ठीक है। अब अल्प प्राण महाप्राण का क्या है? अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए अल्प प्राण हो गए। बाकी 2 बचे, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो ये महाप्राण हो गए। लास्ट के जो होता है इन्हें सघोष कहते हैं, नासिक। ये सघोष में ही आते हैं तीसरे, चौथे, पांचवे, लेकिन इनका उपयोग नासिक, मतलब इनको बोलने में नाक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें नासिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट में हम लोगों ने देख लिया अघोष, सघोष और नासिक को, साथ ही अल्प प्राण महाप्राण को भी देख लिए। ठीक है। हाँ, तो सघोष में हमने देखा, अघोष में हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ फ, स, ये जो हो गए ये अघोष में आते हैं। ठीक। पहला और तीसरा वर्ग, पहला और तीसरा वर्ण जो है हर वर्ग का, चाहे क वर्ग हो गया तो इसमें क ख हो गया, च वर्ग च छ हो गया, ट वर्ग त ट ठ हो गया, त वर्ग त थ हो गया, प फ हो गया। इस तरीके से अघोष हो गए। अ पहले आता है, स बाद में आता है। ठीक है। तो अ जो पहले 2 आए वो अघोष, जो बाद में 3 आए सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। साथ में ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह, ये सभी क्या है? सघोष में आते हैं। देखिए, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपका आ जाता है सघोष में। ऊष्म व्यंजन ह को छोड़ करके अघोष में आ जाता है। अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये आपके आ जाते हैं अल्प प्राण में। य, र, ल, व, इनको बोलने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। महाप्राण को बोलने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। जैसे क अल्प प्राण ख, क से ज्यादा ताकत लगी ख में, तो महाप्राण ज्यादा हवा, ज्यादा वायु की आवश्यकता हुई। प्राण मतलब वायु होता है। दूसरा और चौथा वर्ण हो गया। और साथ ही साथ ऊष्म वर्ण जो हो गए, जिनको बोलने में सीधी सी बात है, ऊष्म वर्ण क्यों है? क्योंकि इनमें ज्यादा प्राण की आवश्यकता होती है, ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहते हैं। स, 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 ह। अब नासिक के क्या हो गए? हर वर्ण का पांचवा जो वर्ण होगा, हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के व्यंजन अभी हमने देखा। अब देखिए कंठ वर्ण, जिनको बोलने में कंठ का इस्तेमाल होता है, वो क्या क्या है? क वर्ग पूरा हो गया, क वर्ग पूरा हो गया, साथ ही साथ ह भी है, अ आ भी है, आ भी आपका कंठ में आ गया। अब इसके अलावा तालु में, अभी इसको सबको याद करा देंगे। तालु में च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग हो गया, प्लस य और स, यस। ठीक। मूर्धन्य में ट वर्ग पूरा हो गया, ठीक, और बाद में ये वाला स हो गया। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, दांत, त वर्ग पूरा हो गया। ओष्ठ में प वर्ग पूरा हो गया। ठीक। प, फ, ब, भ, म, भ है। और देखिए व जो बचा, वह आपका दंतोष्ठ में हो गया, वह दंतोष्ठ में हो गया। अब इनको सबको याद कराएंगे। अयोग वाह, अयोग वाह में 2 वर्ण आते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है। ह क्या है? ह, ह बहुत महत्वपूर्ण है। ह के लिए, ह एक स्पर्श रहित व्यंजन है, स्पर्श नहीं, स्पर्श रहित, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। काकल्य ध्वनि है, स्वर यंत्रामुखी ध्वनि है, घोष ध्वनि है, ये अघोष न होकर के सघोष है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक। ऊष्म संघर्षी व्यंजन ह है। तो ये इतना है, इसको याद रखिएगा। स्पर्श रहित, काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि ह है। अब देखिए
यहाँ पे अब याद करा देंगे आपको उच्चारण स्थान। जैसे कि आप ये क्रम याद करिए, कंठ मतलब कंठ, कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तालु के आगे जैसे आप मुख बनाएंगे किसी भी व्यक्ति का, तो ये इस क्रम में होता है। ये गला हो गया, कंठ, कंठ के बाद यहाँ पे तालु, यहाँ पे मूर्धन्य, और यहाँ पे आगे दांत होता है, और दांत के आगे ओंठ होता है। तो इस तरीके से याद करिए, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, 5 क्रम में याद करिए। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। सबसे पहले कंठ गला होता है, फिर कंठ के बाद तलुआ होता है, तलुआ या तलुआ जल गया हमारा, तालु ताल हो गया। तालु के आगे मूर्धन्य होता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत से पहले और तालु के बाद मूर्धन्य होता है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, फिर दंत, आगे दांत आता है, फिर ओष्ठ आता है। इस तरीके से याद करिए, एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इतना हो गया। और नासिका तो याद है, अन, अह, अन हो गया, और पंचमाक्षर हो गए। ठीक, अब यहाँ पे कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, ठीक, और दंतोष्ठ, ये 3 बचे, इनको भी याद कराते हैं। यहाँ पे तो स्वर को हम पहले याद कराएंगे। स्वर में क्या आ गया? कंठ हो गया, आ, आगे के 2 जैसे आ ई ऊ लिखते हैं, तो आगे आ गया कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु। 2-2 के भाग में विभाजित करिए। कंठ के बाद क्या आता है? तालु, ई हो गया, आ ई ए आता है। अब इन दोनों को, कंठ तालु को मिला करके ए हो गया। अब देखिए, कंठ तालु के बाद क्या आता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य में री हो गया, री। मूर्धन्य के बाद क्या आता है? दंत में कोई नहीं आता, दंत में री आता है, फिर ओष्ठ आते हैं। ओष्ठ में ऊ हो गया, और ऊ कंठ और ओष्ठ को मिला करके कंठोष्ठ हो गया। कंठ प्लस ओष्ठ को मिलाइए, देखिए, क में अ में ऊ मिलाइए, ओ हो गया। आ में ऊ मिलाइए तो अ हो गया। तो इस तरीके से कंठ और ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ हो गया। कंठ और तालु को मिला के कंठ तालु हो गया। जैसे ए कैसे होता है? ए हमने क्या देखा? ये संयुक्त स्वर हैं, ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त किनसे संयुक्त हुआ है? तो इससे और इससे संयुक्त हुआ, तो क्या बना? कंठ तालु बना। तो क्या बना? ए ऐ बना। और इससे संयुक्त हुआ तो क्या बना? कंठ ओष्ठ बना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे तो जो क्रम बताया, उस क्रम से तो व्यंजन को तो याद ही कर लेंगे। क वर्ग क्या हो गया? कंठ। च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ, और लास्ट में बचा ही। अब यहाँ पे देखिए, कंठ में ह आता है, कंठ में ह आता है। ह जब भी बोलते हैं वो कंठ से ही निकलता है। तो ह किसमें आता है? ह में और अह में आता है, दोनों में हो गया कंठ। अब देखिए, यस, ताल ठोक के कहते हैं कि यस, किसी काम को हाँ करने के लिए ताल ठोक के कहते हैं, हाँ हम इसको कर लेंगे, यस, ठीक है। और मूर्धन्य, मूर्धन्य को सर, और दंत को लस, या दंत में क्या होता है? दांत में, मुख में क्या होता है? दांत में कोई चीज फंस जाता है, रस्सी, लस कह सकते हैं उसको। इस तरीके से याद करिए। और वो तो बचा, वह दंतोष्ठ में गिना ही जाता है। अब देखिए, अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार अन, जो बिंदी लगती है, तथा विसर्ग अह को अ का आधार लेकर अन और अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो नहीं है, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। जो संस्कृत के ज्ञाता है, व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्होंने इन्हें अयोगवाह कहा है।
ये क्या क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार और विसर्ग को देखिए। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुस्वार अन हो गया, और इसे इस तरीके से नासिक ध्वनि के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अब आता है विसर्ग, दो बिंदी के रूप में, और ये अपना क्या नाम है कि ये व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी प्रयोग होता है, जैसे स्वतः, दूध, अतः आदि। अनुनासिक, निरानुनासिक। अब अनुनासिक निरानुनासिक देखिए तो हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण अनुनासिक में नाक और मुंह से होता है। नाक और मुंह से इनका उच्चारण होता है और इस तरीके से बिंदी लगती है। उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत, नाक। निरानुनासिक क्या है? इनमें नाक का इस्तेमाल नहीं होता। नाक का इस्तेमाल हुआ अनुनासिक, नाक का इस्तेमाल नहीं निरानुनासिक। निरअनुनासिक, अनुनासिक का उपयोग नहीं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर, चल, पद, रख। हमने ये चार्ट को पहले ही देख लिया है। नासिक के निरानुनासिक व्यंजन, ये देखिए नासिक और निरानुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, उन्हें नासिक ध्वनियाँ कहा जाता है। अभी हमने देखा निरानुनासिक में केवल मुख से बाहर आता है, ठीक है। द्वैत व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। बच्चा, कच्चा, अंडा, 70, 80, 90, इक्का। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित होकर नहीं आते हैं, जैसे ख और घ। ख और घ कभी महाप्राण, ये दो महाप्राण हैं और इनका कभी द्वित्व नहीं होता है। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा, जैसे अच्छा। आगे वाला अल्प प्राण है, छ महाप्राण है। बुद्ध, आगे वाला अल्प प्राण, बाद वाला महाप्राण। मट्ठा में भी, पत्थर में भी, मक्खी में भी इस तरीके से होता है। उच्छिप्त व्यंजन, ड ढ जिसे पढ़ा जाता है, हिंदी के ड ढ व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर देख लीजिए। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम। अनुस्वार में नाक से अधिक, मुख से कम। अनुनासिक उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुख से अधिक। दोनों में अंतर यह है कि अनुस्वार में नाक से अधिक, अनुनासिक में मुख से अधिक। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दान, दंत, अत्र। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगे, अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, साचा, आंख, अंगना। इस तरीके से अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आप लोग जान चुके हैं। अब ये लास्ट है। लास्ट में देखिए, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की है वाक्य, ठीक है, भाषा की क्या है? वाक्य। इसी तरीके से वाक्य की उपवाक्य, उपवाक्य का पदबंध, पदबंध का इकाई पद, पद की इकाई अक्षर, अक्षर की इकाई ध्वनि या वर्ण, ठीक।
तो ये क्रम याद रखिएगा। भाषा की छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई वाक्य। भाषा की सबसे छोटी, एक वाक्य, कोई भाषा बोलना हो तो एक वाक्य बोल दीजिए, एक सार्थक इकाई हो गया। अब कोई वाक्य की सार्थक इकाई क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य की सार्थक इकाई एक पदबंध। पदबंध की सार्थक इकाई पद। पद की सार्थक इकाई अक्षर। अक्षर की छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे राम शब्द में दो अक्षर राम, रा और म, एक वर्ण में चार अक्षर हैं। एक एक मतलब इसमें चार वर्ण हैं। राम में चार वर्ण में र है, आ है, म है, अ है। इसको तोड़ेंगे तो र और आ आता है, म और आ आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्णमाला को कंप्लीट किया और उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। और ठीक है, और क्या नाम है कि अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।